हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम और तीनों टाइप के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेसन आपकी हेल्प करेगा इन तीनों ही टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को अच्छे से समझने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज के वीडियो लेसन में हम किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर आने वाले अलग अलग टाइप के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को आप जानते हैं। पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सीरीज में अरेंज कर दिया जाता है। जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की और इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में छोटे छोटे ग्रुप्स जो बने होते हैं उनको बोलते हैं रैंक्स। तो हम यहाँ पर कुछ रैंक्स लेते हैं और इन रैंक्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं। ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है ये एक मॉडर्न सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, लेकिन क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम शुरू हुआ था वो इससे काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था और इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और हम ये जानेंगे कि कैसे क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए और किस तरह से इन सिस्टम्स को आगे फर्दर डेवलप किया गया। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज किया गया था उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने ये जो सिस्टम दिया था इसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। इसके बाद में एक दूसरा सिस्टम लाया गया जिसको बोला गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था बेंथम एंड हुकर ने। इन्होंने इसको प्लांट्स के लिए बनाया था। इसके बाद में नेचुरल सिस्टम के बाद में कुछ चीज़ें ऐड की गई और एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहा जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और ये दिया था एडोल्फ एंगलर एंड प्रेंटिल ने। आज के वीडियो लेसन में हम इन तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और क्यों हमें नया क्लासिफिकेशन सिस्टम लाना पड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जो दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने जो सिस्टम दिया था इसके अंदर इन्होंने 24 क्लासेस में सारे के सारे प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया था। इन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो स्टेमेंस प्रेजेंट है फ्लावर्स के अंदर उनकी नंबर्स के बेसिस पर आप प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स को क्लासिफाई किया और उन्होंने प्लांट्स की कुछ कैटेगरीज बना दी। यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे प्लांट्स की 5 कैटेगरीज बनाई। सबसे पहली जो कैटेगरी बनाई उसको नाम रखा गया मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया का मतलब ये था कि ये वो प्लांट्स थे जिनके फ्लावर्स में सिर्फ एक स्टेमन था। इसके बाद में जो कैटेगरी बनाई वो बनाई इन्होंने डायेंड्रिया। डायेंड्रिया यानी 2, यानी यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 स्टेमेंस आपको मिलेंगे। इस तरह से इन्होंने 3 स्टेमेंस वाले प्लांट्स की कैटेगरी ट्राइएंड्रिया, 4 स्टेमेंस वाले प्लांट्स की कैटेगरी टेट्राएंड्रिया और 5 स्टेमन वाले प्लांट्स की कैटेगरी पेंटाएंड्रिया को बना दिया। तो इस तरह से इन्होंने सिर्फ एक फीचर को इंक्लूड किया, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेमेंस। सिर्फ एक ही फीचर को इन्होंने ध्यान में रखा और इस फीचर के बेसिस पर सारे के सारे जो प्लांट्स थे उनको 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये तो क्लासिफिकेशन सिस्टम था प्लांट्स के लिए कैरोलस लिनियस का, जिनको माना जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद में थियोफ्रेस्टस जो कि फादर ऑफ बॉटनी थे, उन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इन्होंने भी प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इन्होंने प्लांट्स की 4 कैटेगरीज बनाई जो थी हर्ब्स, अंडरशर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, सॉफ्ट प्लांट बॉडी होते हैं जैसे कि ग्रास,
उनको आप हर्ब्स कहेंगे। जो थोड़े और ग्रो करते हैं, जो थोड़े से वुडी और बुशी होते हैं, उनको कहेंगे आप अंडर श्रब्स। श्रब्स के अंदर उन्होंने उन प्लांट्स को रखा जो वुडी होते हैं लेकिन उनका जो मेन स्टेम होता है वो नहीं होता है, ऐसे प्लांट्स को उन्होंने कहा श्रब्स। और ट्रीज के बारे में आप जानते हैं, जिनका बड़ा ट्रंक होता है यानी लार्ज स्टेम जिनके पास होता है, उनको उन्होंने कहा ट्रीज। तो इस तरह से थियोफ्रेस्टस ने 4 कैटेगरीज बना दी। इन 4 कैटेगरीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आप अपने सामने देख सकते हैं। तो ये थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन था। इसी तरह से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने भी दिया। एरिस्टोटल ने सारे के सारे एनिमल्स को आरबीसी की बेसिस पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आपको याद रखना है कि एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन है वो आ गया है एनिमल्स के लिए। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं उनकी 2 कैटेगरी बना दी, इनेमा एंड एनेमा। इनेमा के अंदर इन्होंने उन एनिमल्स को रखा जिनके पास आरबीसीज होती है, और एनेमा यानी जो ए से स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर इन्होंने उन एनिमल्स को रखा जिनके पास आरबीसी नहीं होती है। तो यानी कि इन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स इनडायरेक्टली, जिसको इन्होंने कहा इनेमा एंड एनेमा। तो ये सिर्फ 2 कैटेगरीज ही एनिमल्स की बनाई थी एरिस्टोटल ने। प्लाइनी द एल्डर ने भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इसके अंदर इन्होंने एनिमल्स को फ्लाइट एनिमल्स और नॉन फ्लाइट एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से कुछ कैटेगरीज हमारे पास बनती रही। अलग अलग टाइप की कैटेगरीज अलग अलग साइंटिस्ट प्रपोज करते रहे। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैरेक्टर्स का यूज किया गया है। इसका मेन ड्रॉबैक यही है कि इसके अंदर सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को इंक्लूड किया गया और उनके बेसिस पर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर दिया। अब ये जो सिस्टम है कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं बताता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सिर्फ हम बाहर से देखने पर उनको 2 कैटेगरीज में बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप 2 एनिमल्स को देख रहे हैं, यहाँ पर आप बर्ड देख रहे हैं और इधर आप बैट को देख रहे हैं। दोनों ही अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन प्लाइनी द एल्डर की माने तो दोनों के पास फ्लाइट करने की एबिलिटी है, तो दोनों को आप एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसने बहुत सी गलतियाँ की। इसने पहली गलती ये की कि जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रख दिया और जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाया, इसको अच्छा नहीं माना गया। अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको समझने के लिए हम यहाँ पर पी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पी का पोड है, ये आप देख सकते हैं, ये पी का पोड है यानी पी का फ्रूट है। और दूसरा फ्रूट आप देख सकते हैं शीशम के ट्री का, ये जो नंबर 1 इमेज है ये शीशम के ट्री का फ्रूट है, और जो नंबर 2 इमेज है ये पी के ट्री का फ्रूट है। अब यहाँ पर जो पी होता है छोटा सा प्लांट होता है, इसको इन्होंने हर्ब की कैटेगरी में रखा, और जो शीशम का प्लांट होता है बहुत ही बड़ा होता है, इसको ट्री की कैटेगरी में रखा। तो इस तरह से जो ये 2 प्लांट्स हैं इनकी दोनों की अलग अलग कैटेगरीज बना दी। एक को कहा गया हर्ब और दूसरे को कहा गया श्रब। लेकिन आज का जो मॉडर्न सिस्टम है जो दिया है बेंथम एंड हुकर ने, जिसका हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एक ही कैटेगरी के प्लांट्स हैं। इन दोनों की फैमिली एक है, इन दोनों को फैमिली लेग्यूमिनोसी में रखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सेम प्लांट्स थे, सेम कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी अलग अलग कैटेगरी आर्टिफिशियल सिस्टम ने बना दी है। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर यूज किए। बेंथम एंड हुकर ने जो एक क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम के अंदर इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के साथ ही इन्होंने एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसी हैं इनको भी इंक्लूड किया, और इसके साथ ही इन्होंने साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि सेल बायोलॉजी की स्टडी को भी इंक्लूड किया, फिजियोलॉजी को भी इंक्लूड किया, सेल के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं, सेल के अंदर जो मैकेनिज्म्स चलते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारी बातें भी बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड की। और इन्होंने किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, रिप्रोडक्शन, साइटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी को भी इंक्लूड करके एक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया जिसको कहा जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने
बहुत सारी एडवांटेजेस हमारे सामने रखी। इससे हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक सही ग्रुप में प्लेस करने में मदद मिली जो कि पहले आर्टिफिशियल ने अलग अलग कैटेगरीज में बना दिए थे। और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स जो एक ही ग्रुप में थे, हम उनको अच्छे से समझ पाए और हम ये जान पाए कि ये अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें प्लाइनी द एल्डर ने बर्ड्स को और बैट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया था। लेकिन अगर हम इनके कैरेक्टर्स को समझें तो यहाँ पर जो बैट है ये मैमल है और जो बर्ड्स होते हैं इनकी अलग कैटेगरी होती है, ये एवीज होते हैं। तो यहाँ पर मैमल्स के फीचर्स और एवीज के फीचर्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, विविपेरस ये होते हैं यानी कि बच्चे पैदा करते हैं, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी जो होते हैं उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सिर्फ वार्म ब्लडेड वाला फीचर ये सेम शेयर करते हैं बर्ड्स के साथ में। इसके अलावा बर्ड्स के पास विंग होते हैं, इनके पास फीदर्स होते हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो मैमल्स की बोन्स से डिफरेंट होते हैं। इनकी बोन्स न्यूमेटिक होती हैं यानी उनके अंदर एयर कैविटीज़ होते हैं जिनकी हेल्प से वो आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ओवीपेरस होते हैं यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे पैदा करते हैं, मैमल्स बच्चे पैदा करते हैं। तो इस तरह से हमने जब ज़्यादा कैरेक्टर्स को यहाँ पर यूज़ किया तो हमने पाया कि बर्ड्स और जो बैट्स हैं ये एक दूसरे से काफ़ी डिसिमिलर हैं। हम इन दोनों को एक ही कैटेगरी में प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हुआ हमें ज़्यादा कैरेक्टर्स को यूज करने का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो इस तरह से आपने देखा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट सिस्टम है, ना कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को ही यूज किया गया था, यानी बाहर से दिखने वाले कुछ फीचर्स के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया गया। लेकिन जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रुपिंग की वो उसमें बहुत सारे फीचर्स ले लिए गए, जैसे कि एनाटॉमी ले लिया, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेज को इंक्लूड करके हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको कहा हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड की गई, इस वजह से इसके अंदर जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने एक ही ग्रुप में रखने की कोशिश की। तो इस तरह से ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया। आज भी ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है, लेकिन कुछ रीअरेंजमेंट किए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ही फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया था एंगलर एंड प्रेंटिल ने। सबसे पहले एंगलर एंड प्रेंटिल ने इसको पब्लिश किया था प्लांट्स के लिए। इसके बाद में और बहुत सारे लोगों ने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया, जैसे कि तख्ताजन, कॉर्नक्वेस्ट, हचिनसन वगैरह ने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो दिया था डोब्झिन्स्की एंड मेयर ने। ये नाम आपको याद रखना है कि डोब्झिन्स्की एंड मेयर ने जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था एनिमल्स के लिए, और एंगलर एंड प्रेंटिल ने जिन्होंने सबसे पहले ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, बताया इसके बारे में, इन्होंने इसको यूज किया था प्लांट्स के लिए। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जस्ट रीअरेंजमेंट किया गया नेचुरल सिस्टम का, यानी जो पहले से मौजूद हमारे पास नेचुरल सिस्टम है उसको आप रीअरेंज कर देंगे। और रीअरेंज करने का बेसिस क्या होगा? रीअरेंज करने का बेसिस होगा हमारे पास इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, हम उनका ध्यान रखेंगे तब हम उनको क्लासीफाई करेंगे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानने के लिए हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है, यानी ज़मीन के अंदर खुदाई होती है, खुदाई से जो फॉसिल्स मिलते हैं उनके आधार पर, उन फॉसिल्स के बेसिस पर हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे और उनके हम फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पर देखेंगे कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को हम एक साथ क्लासीफाई कर देंगे। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्राइमेट्स के एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने सबसे आगे सबसे एडवांस फॉर्म में ह्यूमंस को कैटेगराइज किया है, और इससे पहले चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, गिबन्स को हमने अरेंज किया है। तो ये जो अरेंजमेंट हमने किया है ये हमने इवोल्यूशनरी बेसिस पे किया है, और हमने ये कैलकुलेशंस करके जान लिया है फॉसिल रिकॉर्ड की हेल्प से कि ये जितने भी एनिमल्स हैं यानी कि ह्यूमंस, गिबन्स और ओरेंगुटान, इन सभी के जो एंसेस्टर्स थे वो सेम थे, इन सभी के एंसेस्टर प्राइमेट्स को माना जाता है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने बस यही बताया है कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखेंगे तब जाकर के आप उनको क्लासीफाई करेंगे।
अब एंगलर एंड प्रेंटिल ने जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, यानी कि इन्होंने प्लांट्स के लिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, तो इन्होंने कहा था कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर सिंपल है और कुछ प्लांट्स की स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, तो आप उनको उसी हिसाब से अरेंज करिए। सिंपल स्ट्रक्चर्स जिनकी है, यानी जिनके फ्लावर्स की स्ट्रक्चर सिंपल है, उनको आप कम एडवांस मानिए, और जिनके फ्लावर की स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है, जिनके फ्लावर्स की स्ट्रक्चर ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उनको आप एडवांस मानिए और उसी हिसाब से आप जो सिस्टम है उसको अरेंज करिए। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो एकक्लेमाइडस प्लांट्स होते हैं या मोनोक्लेमाइडियस प्लांट्स होते हैं, उनको आप मानेंगे सिंपल प्लांट्स। एकक्लेमाइडस प्लांट्स वो होते हैं जिनका जो फ्लावर्स होता है उसके पास सेपल्स और पेटल्स नहीं होते हैं, और मोनोक्लेमाइडियस प्लांट्स वो होते हैं जिनका जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास सेपल्स और पेटल्स की जगह एक ही एक्सेसिव वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पेरियंथ, और ये सारे के सारे प्लांट यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्लांट्स जिनके जो फ्लावर्स हैं उनके पास सेपल्स पेटल्स वगैरह नहीं हैं, उनको आप मानिए प्रिमिटिव, और जो प्लांट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वाले हैं उनको भी आप प्रिमिटिव मानेंगे। और जो प्लांट्स डाइक्लेमाइडियस हैं और बाइसेक्सुअल है, यानी जिनके पास सेपल्स पेटल्स प्रेजेंट है और एक ही प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद है, उसको आप एडवांस मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप ये जो फ्लावर देख रहे हैं, इसके पास आप ग्रीन कलर के सेपल्स देख रहे हैं और ये पिंक कलर के पेटल्स देख रहे हैं, और इसके पास आप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी एंथर एंड स्टिग्मा वाला जो पार्ट है, ये दोनों एक ही फ्लावर में देख सकते हैं। तो ये जो फ्लावर है ये एडवांस फ्लावर है, इसको डाइक्लेमाइडियस बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। तो एंगलर एंड प्रेंटिल ने यही बताया कि आप इस फ्लावर को एडवांस फ्लावर की कैटेगरी में रखिए, और जिन फ्लावर के पास यहाँ पर सेपल्स पेटल्स नहीं है, सिर्फ स्टेमेंस ही हैं, और वो भी सिर्फ एक ही यूनिसेक्सुअल है, यानी ये एक ही सेक्स से रिलेटेड है, उनको आप प्रिमिटिव मानिए। इस इमेज में आप देखिए यहाँ पर एक बीटल का प्लांट आपके सामने है, इसके पास सेपल्स पेटल्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पर स्टेमेंस है, यानी ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होंगे उनको आप कम एडवांस मानेंगे। तो ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर यह भी बताया गया कि जिन प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन वाइंड के थ्रू होता है उनको आप प्रिमिटिव समझेंगे, और जिन प्लांट्स के पास पोलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है उनको आप एडवांस समझेंगे। तो इसी तरह से कुछ फीचर्स को उन्होंने मेंशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिवनेस एंड एडवांसमेंट, और इन फीचर्स को इंक्लूड करके उन्होंने बताया कि ये जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें उन्होंने मोनोकोट्स को प्रिमिटिव बताया और डाइकोट को एडवांस बताया। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको दिया था एंगलर एंड प्रेंटिल ने, इसको यूटिलाइज किया गया, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में इंक्लूडेड है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे फीचर्स तो एडवांस्ड हैं, पूरा का पूरा प्लांट जो है एडवांस फीचर्स शो करता है, लेकिन अभी भी कुछ उनके अंदर फ्लावर्स जो होते हैं वो एकक्लेमाइडस या मोनोक्लेमाइडस कंडीशन में ही हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह से फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब सारे ही के सारे कैरेक्टर एडवांस हैं और सिर्फ फ्लावर ही मोनोक्लेमाइडस या एकक्लेमाइडस है, तो उस पूरे के पूरे प्लांट को आप प्रिमिटिव नहीं बोल सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस सिस्टम की। एनिमल्स से रिलेटेड भी इसकी एक लिमिटेशन आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ब्लाइंड केव फिश का। ब्लाइंड केव जो फिश होते हैं इसकी जो आइज़ होती हैं ये इवोल्व हुई हैं सरफेस पर रहने वाली फिश से, यानी ये पूरी की पूरी जो फिश है ये उन फिश से इवोल्व हुई है जिसके पास अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड आइज़ होती है, लेकिन इसने वार्म कंडीशंस में रहना स्टार्ट कर दिया, अंधेरे में रहना स्टार्ट कर दिया, तो जो इसकी आइज़ जो थी वो म्यूटेशंस का शिकार हो गई और इसकी आइज़ ख़त्म हो गई, यानी इसने अपनी आइज़ को लॉस कर दिया क्योंकि इसको आइज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो इवोल्व ये हुई है एडवांस्ड फिश से और अब इसके पास आइज नहीं है, तो अब हम इसको प्रिमिटिव फिश नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो विरोध करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, इसके रीअरेंजमेंट का। अदरवाइज ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एप्लीकेबल है और बहुत सारी जगहों पर ये अच्छे से वर्क करता है, और ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को जान करके उनका यूटिलाइज करके इस सिस्टम को अप्लाई करके अपना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन जिसके अंदर हमने तीनों ही टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझ लिया है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेसन ने आपकी हेल्प की होगी इन तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने में। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।